नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशल स्टोरी में। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जनवरी माह की सर्द रात में जब बिमला जी और दिवाकर जी आराम से सो रहे थे, तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी सुनते ही बिमला जी के दिल में एक डर सा पैदा हुआ। समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उनके मन में एक अनजाना सा डर पनप उठा था। फिर भी हिम्मत जुटाते हुए बिमला जी ने मोबाइल उठाया तो दूसरी ओर से जो बात उनके कानों में पड़ी, उसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने शीशा पिघलाकर कान में डाल दिया। और उनके मन पर जो सदमा लगा था, उसके बारे में तो कुछ बयां ही नहीं किया जा सकता था। सारा शरीर जैसे सुन सा होने लगा था। पथराई आंखों से दरवाजे की ओर देखते हुए वो कुछ देर खामोशी से सुनती रही और फिर हैरानी से बोली, नहीं यहाँ तो, कहते कहते चुप हो गई और फिर मोबाइल उनके हाथ से छूट गया। निठाल होकर वहीं जमीन पर बैठ गई। बिमला, अरे ओ बिमला, उठो, क्या हुआ? किसका फ़ोन था? बोलो बिमला, मेरी जान निकली जा रही है। अचंभित स्वर में दिवाकर जी बोले तो बिमला जी ने कहा, दीपक का फ़ोन था। दामाद का नाम सुनते ही दिवाकर जी के चेहरे पर घिन के भाव आ गए और तेज आवाज़ में बोले, क्या कहा उस निर्जल ने? हमारी बेटी राधिका। कहते कहते बिमला जी रो पड़ी। क्या हुआ राधिका को? दिवाकर जी ने चिंतित स्वर में पूछा। बिमला जी बोली, पता नहीं, शाम से ही गायब है वो। उसकी नन्ही सी बच्ची भी साथ है। ससुराल वाले तब से उसे खोजने में लगे हैं। यही पूछने के लिए उसने फ़ोन किया था कि वो मायके में तो नहीं आई। राधिका गायब है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं आई, तो कहाँ गई होगी? कहते कहते दिवाकर जी का गला भर आया। वो बुरी तरह घबरा उठे। बिमला जी बोली, ना जाने कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी। कितनी बार मैंने तुमसे कहा था कि हमारी बेटी बहुत परेशान है। वो लोग उसे पल पल तड़पाते हैं। अब हमें उसे वहाँ नहीं रहने देना चाहिए, यहाँ ले आओ। लेकिन तुमने मेरी सुनी कहाँ? उन लोगों के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। यूं ही नहीं रोती थी वो फ़ोन पर। सिसकते हुए बिमला जी बोलती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया और बौखलाते हुए चिल्लाने लगी, उसके घर के पास ही तो नहर बहती है, कहीं नहर में डूबकर तो। तभी दिवाकर जी जोर से बोले, बस भी करो बिमला, जो जी में आ रहा है बोलती जा रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ से परेशान होकर अपनी किसी सहेली के घर चली गई हो। सहेली से मिलने का दिल होगा और ससुराल वाले मना करेंगे, ये सोचकर बिना बताए निकल गई होगी। क्या पता कल तक लौट आए। ऐसा कहते हुए दिवाकर जी अपनी पत्नी बिमला को तो दिलासा दे रहे थे, लेकिन मन ही मन बेटी की चिंता उन्हें भी खाई जा रही थी। तभी बिमला जी गुस्से भरी निगाह से अपने पति को देखते हुए बोली, अच्छा, कल तक लौट आएगी? कहाँ लौट आएगी मेरी बच्ची? उस ससुराल में जहाँ के लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया था, जो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे? या फिर अपने मायके वालों के पास आएगी, जो उसे तड़पते हुए और पल पल मरते हुए देख रहे थे, लेकिन मुंह में दही जमाए बैठे थे। घुटन और बेचैनी में जब उसका जीना दुर्भर हो गया, तो और कौन सा रास्ता बचा था उसके पास? जब जान ही गंवानी है तो फिर तिल तिल कर क्यों मरना? एक ही झटके में जान क्यों ना चली जाए? यही सोचकर हमारी बच्ची ने ये कदम उठाया होगा। कहते कहते हाँफने लगी बिमला जी, लेकिन मन की पीड़ा जरा भी कम ना हुई। बिमला जी और दिवाकर जी के कमरे से आती आवाज़ों ने उनकी छोटी बेटी गौरी को भी जगा दिया। इतनी रात को आखिर ऐसी क्या बात हो गई, ये जानने के लिए गौरी उनके कमरे में आई, लेकिन अपने माता पिता की हालत देखकर दंग रह गई। क्या हुआ मम्मी, आखिर बात क्या है? बिमला जी को झकझोरते हुए गौरी ने पूछा। बिमला जी बोली, बेटा, क्या आज राधिका से तेरी बात हुई थी? नहीं माँ,
मेरी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या है? बेटी, वो राधिका गुड़िया को लेकर अपने ससुराल से कहीं चली गई है, अब तक नहीं लौटी। क्या? दीदी कहाँ चली गई? हैरान होते हुए गौरी ने कहा। पता नहीं बेटा, उसकी सहेलियों को फ़ोन करके तो देख, जाने किस हालत में होगी मेरी बच्ची। कहते कहते बिमला जी की सांसें उखड़ने लगी। अपने आंसू पोंछते हुए गौरी तुरंत उठी और माँ को सहारा देते हुए उन्हें बिस्तर पर लेटाया। माँ, अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा दीदी को। सुबह होते ही मैं दीदी की सभी सहेलियों को फ़ोन करके पूछती हूँ। घर के सभी सदस्यों की जान अटकी हुई थी, लेकिन इस समय राधिका की तलाश करना आसान काम नहीं था। सुबह होने पर ही कहीं जाया जा सकता था। इधर बिमला जी के लिए एक एक पल काटना दुर्भर होता जा रहा था। आंखों के आंसू जैसे किसी झरने की तरह बहते जा रहे थे, तो वहीं कलेजा जलकर राख हुआ जा रहा था। रह रहकर उनकी आंखों के सामने अपनी दोनों बेटियों के बचपन की यादें दृश्य बनकर उभरने लगे। जब राधिका का जन्म हुआ था तो बेटी पैदा हुई है, ये सोचकर उसकी दादी ने उठाना तो दूर, उसे देखना तक भी जरूरी नहीं समझा था। जबरदस्ती राधिका के पापा ने राधिका को दादी के हाथों में थमा दिया तो प्यारी सी और दूध जैसी सफ़ेद जापानी गुड़िया जैसी दिखने वाली बच्ची को देखकर दादी का चेहरा खिल उठा था। झट से चूम लिया था राधिका को। फिर 2 साल बाद गौरी पैदा हुई। दोनों बेटियां जैसे माँ बाप की 2 आंखों की तरह हुआ करती थी। 2 पल भी वो आंखों से ओझल हो जाती तो बिमला जी को चैन नहीं आता था। दोनों बच्चियां घर के आंगन में भी खेल रही होती तो भी 2-2 मिनट के बाद उन्हें देखने के लिए रसोई से बाहर चली आती थी। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। पढ़ने लिखने में दोनों ही होशियार थी, लेकिन घर के काम में राधिका का दिल नहीं लगता था। 17 साल की राधिका का जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो बिमला जी हमेशा इसी जुगत में लगी रहती कि किसी तरह राधिका को एक सुंदर गृहिणी बनाने के लिए उसे अभी से समझाया जाए। वहीं दूसरी तरफ मनमौजी राधिका अपनी ही हवाई किले बनाने लगती। जितनी बार माँ उसे रसोई घर में ले जाती, उतनी बार उसका चंचल मन कोई और ही सपने देखने लगता। वो हमेशा कहती, माँ, घर के काम ही क्यों करने हैं, पापा की तरह बैग लेकर ऑफिस भी तो जा सकती हूँ ना। लेकिन बिमला जी कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार उसे घर के सभी कामों में होशियार बनाकर ही दम लिया। बिमला जी को याद आने लगा, जब राधिका कॉलेज जाने लगी थी तो उसकी सुरक्षा को लेकर वो कितनी चिंतित रहती थी। एक दिन राधिका को कॉलेज से लौटने में 2 घंटे की देरी हो गई तो बिमला जी बेचैन हो उठी। दिवाकर जी उन्हें समझाते रहे कि कोई काम पड़ गया होगा, इसलिए लेट हो गई होगी, लेकिन एक माँ का दिल कहाँ मानने वाला था। कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। दूर गली तक नज़र दौड़ाने लगती। दिमाग में विचार चलने लगे, जमाना खराब है, इंसान की इंसानियत अब उसके पास रही कहाँ। आजकल तो रिश्तेदारों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, तो फिर राह चलते लोगों का क्या भरोसा। बस बेटी सही सलामत घर वापस लौट आई, भगवान को प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद जब राधिका दूर से आती हुई नजर आई तो बिमला जी ने चैन की सांस ली। इस बार 101 रुपये का प्रसाद बांटूंगी, ऐसा कहते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया। आज कॉलेज से आने में इतनी देर कैसे हो गई, पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी तेरी। हर रोज तो 3 बजे तू घर वापस आ जाती है, आज पूरे 2 घंटे लेट है। बिमला जी ने राधिका से पूछा, अरे माँ, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है। दरअसल मैं कॉलेज की NSS यूनिट का एक हिस्सा हूँ, जिसमें राष्ट्रीय सेवा और समाज सेवा के गुण सिखाए जाते हैं, इसलिए कभी कभार प्रैक्टिस के लिए रुकना पड़ता है। अरे कोई ज़रूरत नहीं तुझे ऐसी समाज सेवा करने की, आजकल किसी का क्या भरोसा, तू बस समय से घर आ जाया कर, चिढ़ते हुए बिमला जी ने कहा। राधिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली,
अरे माँ, आप इतना डरती क्यों हैं? मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ? आजकल की लड़कियाँ अंतरिक्ष तक पहुँच गई है और उनके घर वालों को तो चिंता नहीं सताती। बिमला जी बोली, अरे बेटी, तू नहीं जानती कि ज़माना कितना खराब चल रहा है। आजकल न जाने कितनी ही लड़कियां एसिड अटैक की शिकार हो रही है और आए दिन खबर में और टीवी पर जो खबरें आती है उन्हें देखकर किस बेटी की माँ को डर नहीं लगेगा। पुलिस और प्रशासन की सख्ती तो सिर्फ कहने भर को है। सच तो ये है कि आज किसी के मन में पुलिस और कानून का कोई डर बचा ही नहीं है। गंभीर स्वर में बिमला जी बोलती जा रही थी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप तो बिना मतलब ही इतना सोच सोच कर डरती रहती हैं। हमारे कॉलेज में तो ऐसी लड़कियां भी हैं जो दूसरे शहरों और गांवों से आती है। बाकी सबका मुझे नहीं पता। मुझे तो अपने बच्चों की चिंता है। और आगे तुम घर देरी से लौटी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। छोड़ दे ये समाज सेवा। कौन से मेडल मिलने वाले हैं इन चीज़ों में हिस्सा लेकर? राधिका बोली, अरे माँ, आप नहीं जानती, मेरा तो सपना है यूपीएसएससी क्लियर करके इस देश की सेवा करने का है। एक दिन आपको अपनी बेटी पर नाज होगा, ये बात मैं गारंटी से कहती हूँ। आज राधिका की वो सारी बातें याद करके बिमला जी का दिल कांप उठा। कितने बड़े बड़े सपने थे मेरी बेटी की आंखों में, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए सिर्फ हमारी एक गलती के कारण। दरअसल कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद बिमला जी और दिवाकर जी ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। राधिका ने अपने माता पिता को मनाने की लाख कोशिश की। अभी वो शादी नहीं करना चाहती, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहती है, कुछ बनकर दिखाना चाहती है, लेकिन वे नहीं माने। बेटी, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले करवाकर तुम्हारी सुरक्षा को लेकर हम निश्चित हो जाए। इसलिए शादी करके अपनी गृहस्थी बसाओ और परिवार संभालो। इसके बाद हमें तुम्हारी छोटी बहन गौरी के बारे में भी सोचना है। इतना कहकर दिवाकर जी ने उसके भाग्य का फैसला कर दिया। बेटी के लिए रिश्ता देखना तो उन्होंने शुरू कर ही दिया था, लेकिन साथ ही दहेज के लोभियों द्वारा बेटियों पर अत्याचार की घटनाओं के बारे में सुनकर वो बहुत घबराए हुए थे। इसलिए वे पूरी सावधानी बरत रहे थे कि कहीं धोखा ना खा जाए। आखिरकार एक बिचौलिए ने उनकी मुलाकात दीपक और उसके परिवार से करवाई और ये भी बताया कि वे लोग खानदानी रईस हैं, उनकी दहेज को लेकर कोई मांग नहीं है। उन्होंने दीपक के माता पिता से स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि वे दहेज के सख्त खिलाफ है। तो दीपक के पिता ने भी कह दिया, हमारे लिए तो दुल्हन ही दहेज है, हम भी दहेज लेने में विश्वास नहीं रखते हैं, और वैसे भी हमारे घर में कमी किस चीज़ की है। एक पिता अपनी बेटी को अपनी इच्छा से जो देना चाहता है वो दे सकता है, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि शादी 15 दिन के भीतर हो जाए। दीपक के माता पिता के विचार जानकर बिमला जी और दिवाकर जी संतुष्ट हो गए और रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन शगुन की रस्म से ठीक एक दिन पहले बिचौलिए का फ़ोन आया। देखिए भाई साहब, वैसे तो आप सारा इंतज़ाम अच्छा ही करेंगे, लेकिन लड़के वाले बस इतना चाहते हैं कि रिश्तेदारों के सामने उनकी इज्जत बनी रहे। इसलिए शगुन की थाल में कम से कम 2 लाख की नगद राशि जरूर रखिएगा, और लड़के के माँ बाप और बहन के लिए सोने के जेवर तो होने ही चाहिए। बाकी जो देना हो वो आपकी इच्छा। ये सुनकर दिवाकर जी अचंभित रह गए, लेकिन फिर ये सोचकर कि लड़के वालों ने सिर्फ एक ही डिमांड रखी है तो उन्होंने उनकी बात मान ली। खुशी भरे माहौल में सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन शादी के 3 दिन पहले लड़के की माँ का फ़ोन बिमला जी के पास आया और बोली, बहन जी, हम चाहते हैं कि रिश्तेदारों के जो कपड़े आप दें वो ब्रांडेड हो और साड़ियाँ कम से कम 5,000 की होनी चाहिए। दिवाकर जी और बिमला जी को कुछ बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कोई विरोध जताए उनकी ये बात भी मान ली। फिर अगले दिन लड़के के पिता ने कहा, अरे दिवाकर जी,
अपने दामाद को गाड़ी कौन सी दे रहे हैं? तो दिवाकर जी ने कहा, लेकिन भाई साहब, गाड़ी देने की तो कोई बात नहीं हुई थी। दीपक के पिता बोले, अरे इसमें बात क्या करनी, ये सब तो आजकल ज़रूरी है। चिंता की लकीरें उभर आई थी दिवाकर जी के माथे पर और बोले, ये सब तो हमारे बजट से बाहर हो जाएगा। अरे नहीं दिवाकर जी, शादी ब्याह में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। हमने तो आपको सूचित कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी, कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। ये बात जब बिमला जी ने सुनी तो हैरान रह गई। उन लोगों की तो डिमांड बढ़ती ही जा रही है। हमने दूसरी बेटी की भी शादी करनी है। लेकिन दिवाकर जी बोले, बिमला, कल शादी है और शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है। अब हम पीछे नहीं हट सकते। तुम राधिका और गौरी को कुछ मत बताना, मैं सब देख लूँगा। कर्ज लेकर जैसे तैसे उन्होंने सारा इंतज़ाम किया। पूरे ठाठ और रस्मों रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। इधर राधिका का अपने ससुराल में खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी जो घर आई थी उनके, तो दूसरी ओर बिमला जी और दिवाकर जी भी अपनी बेटी के लिए निश्चित हो गए थे कि बेटी खाते पीते घर गई है। शादी के बाद जब राधिका पहली बार उनसे मिलने आई तो उसके चेहरे की रौनक देखकर माता पिता अपनी सारी चिंताएं भूल बैठे थे। लेकिन केवल 2 महीने में ही उन्हें राधिका के व्यवहार में परिवर्तन दिखने शुरू हो गई। जो राधिका फ़ोन पर खूब हंसती खिलखिलाती हुई बातें किया करती थी, अब वही राधिका मात्र औपचारिकता पूरी करके फ़ोन रख देती। माँ बाप कभी कुछ पूछने भी लगते तो सीधा सा जवाब देती। माता पिता और बहन की कुशलता पूछकर जल्दी से फ़ोन रख देती। गौरी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए अपनी बहन को बार बार फ़ोन करके उसका हाल चाल जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार ससुराल वालों में से ही किसी ने फ़ोन उठाया और एक बार तो दीपक की बहन ने गौरी को मजाक मजाक में ताना भी कस दिया कि कम से कम नव विवाहित जोड़े को प्राइवेट टाइम भी बिताने दिया करो। फ़ोन करके बार बार उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। गौरी ने जब ये बात अपने माता पिता को बताई तो दिवाकर जी और बिमला जी बोले, बात तो ठीक है, हमें वहाँ ज़्यादा फ़ोन नहीं करना चाहिए। जैसे तैसे बेटी के बिना जीने की उन्होंने आदत डाल ली। आखिरकार एक दिन बिमला जी के पास फ़ोन आया और एक घुटी हुई सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, माँ, हम लोग बहुत बड़ा धोखा खा बैठे। मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं, बेहद लालची, इंसान के भेष में दरिंदे हैं। राधिका बेटी, ये तू क्या कह रही है? बिमला जी का दिल चित्कार उठा। लेकिन बेटी, हमने तो तेरी शादी में कहीं कोई कमी नहीं रखी, फिर भी तेरे ससुराल वालों को शिकायत है। राधिका रोते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई माँ। इन लोगों ने अपने जिस बिज़नेस के बारे में हमें बताया था, दरअसल वो बिज़नेस तो इनका है ही नहीं। आपका दामाद तो बेरोजगार है, असलियत सामने ना आ जाए इसलिए उन्होंने शादी जल्दी करने को कहा था। लालच तो कूट कूट कर भरा है इन लोगों में। शुरू में तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली कि नया काम शुरू करने के लिए हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन पैसों की व्यवस्था करने में कुछ समय लग जाएगा, इसलिए तुम अपने पापा से 10 लाख रुपए लेकर आ जाओ। लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया कि अभी तो मेरे पापा ने मेरी शादी की है, अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने शादी में खर्च किया है, अब मैं उन्हें कैसे पैसे देने को कह सकती हूँ। सास ने कहा, हम कौन सा हमेशा के लिए मांग रहे हैं, उधारी समझकर दे दे, जब बन पड़ेगा तब लौटा देंगे। उसी समय दीपक भी मेरे पास आए और बोले, राधिका, अब तुम इस घर में रहती हो तो तुम्हें अपने पापा से ज़्यादा अपने घर की चिंता होनी चाहिए। बिना कोई सवाल जवाब किए अपने मायके जाकर पैसे लेकर आओ। लेकिन माँ, मैंने भी कह दिया कि मैं अपने पापा से पैसे हरगिज़ नहीं मांगूंगी, चाहे जो हो जाए। बस इसी बात पर वे लोग मुझसे खार खाए बैठे हैं। रात दिन मुझे सताते हैं, ना तो मुझे घर से बाहर निकलने देते हैं, ना ही फ़ोन पर बात करने देते हैं कि कहीं मैं
किसी से कुछ बोल ना दूं। अपनी लाडली बेटी राधिका की पीड़ा सुनकर बिमला जी का कलेजा मुंह को आने लगा। फिर कांपते स्वर में बोली, ये क्या कह रही है तू? मेरी कही एक एक बात सच है माँ। लेकिन बेटी, अब तू कहाँ से फ़ोन कर रही है? दरअसल मेरे सास ससुर कहीं बाहर गए हैं और दीपक भी सुबह सुबह ही कहीं निकल गए थे। ननंद नहाने गई है तो चुपके से उसका फ़ोन उठाकर ले आई ताकि आपसे बात कर सकूं। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अगर मेरी ननंद ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। आप एक बार पापा से बात ज़रूर करना ताकि वो कोई कड़ा कदम उठा सके। कहते हुए राधिका ने फ़ोन रख दिया। लेकिन इधर फ़ोन बंद हो जाने के बाद भी बिमला जी फ़ोन को कान से लगाए पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी। दिल को जैसे कोई सदमा सा लग गया था। उन्होंने दिवाकर जी को फ़ोन करके जल्दी से आने को कहा। बिमला जी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर दिवाकर जी बिना काम ख़त्म किए घर पहुँचे तो बिमला जी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। लाडली बेटी पर होने वाले अत्याचार की कहानी सुनकर दिवाकर जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तभी बिमला जी सिसकते हुए बोली, अब आप ही कुछ कीजिए। पता नहीं मेरी बच्ची कैसे घुट घुट कर जी रही होगी उन दरिंदों के बीच। नहीं बिमला, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, बल्कि समझदारी से काम लेने का है। हम कल ही चलते हैं उससे मिलने के लिए। हमसे मिलकर उसे कुछ हौसला मिलेगा। कोशिश करेंगे कि उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर ही लेकर आएं। अगले दिन दिवाकर जी और बिमला जी अपनी बेटी के घर पहुंच गए। बिमला जी ने अपनी लाडली को नज़र भरकर देखा तो हैरान रह गई। कभी फूलों की तरह खिलता था जो चेहरा, आज उसी चेहरे से रौनक बहुत दूर चली गई थी। आओ भगत की तो बात ही दूर। वे तो देखकर ये हैरान थे कि शादी के समय जो लोग उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, आज उन्हीं चेहरों पर केवल गुस्से का ही भाव नजर आ रहा था। वे समम को वहाँ खड़े ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे जेलर के सामने कोई अपराधी खड़ा हो। जब अपनी बेटी राधिका से मिले तो भी खुलकर बात नहीं हो पाई, क्योंकि सब लोग आसपास ही मंडरा रहे थे। औपचारिक बातचीत के अलावा राधिका कुछ बोल ही नहीं पाई। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उन्होंने राधिका के ससुर से पूछ ही लिया, भाई साहब, आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन सामने से दो टुक शब्दों में ना सुनने को मिला। अगले हफ्ते बहन की बेटी की शादी है और सब लोगों का जाना ज़रूरी है। ये कहकर उन्होंने राधिका को भेजने से मना कर दिया। ठीक है, हम उसके बाद राधिका बेटी को कुछ दिनों के लिए ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए। आज दिवाकर जी और बिमला स्वयं को बहुत लाचार महसूस कर रहे थे। बड़े ही बुझे मन से दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के ससुराल से वापस लौट आए। जिस बेरुखी और अपमान भरे वातावरण में 2 घंटे काटना भी उनके लिए दुर्भर हो रहा था, उसी वातावरण को उनकी बेटी 24 घंटे झेलती है। सोच सोच कर उनका हृदय हाहाकार कर रहा था। बिमला जी की आंखों में आंसू देखकर दिवाकर जी बोले, अरे परेशान क्यों होती हो बिमला? 10 दिन बाद राधिका की सहेली की शादी है ना, तब राधिका को कुछ दिनों के लिए हमारे पास ही रहने को बुला लेंगे। 10 दिन बीत चुके थे। राधिका दिल्ली आई तो ज़रूर, लेकिन केवल अपनी सहेली की शादी के लिए अपने पति के साथ आई थी। चाहकर भी माता पिता दामाद के सामने बेटी से कोई बात नहीं कर पा रहे थे। गौरी भी अपनी बहन से बात करने के लिए झटपटा रही थी। 2 मिनट के लिए दीपक वॉशरूम गया तो बिमला जी और गौरी को राधिका से बात करने का मौका मिल गया। उसे हल्की सी साड़ी में देख गौरी गुस्से से बोली, ये क्या दीदी, अपनी सहेली की शादी में अच्छे से तैयार भी होकर नहीं आई, ना ही गहने ना ही अच्छे कपड़े। राधिका भरी आंखें लिए बोली, क्या पहनती? मेरे सारे गहने और कपड़े तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रख दिए, मुझे तो देखने तक का मौका नहीं दिया। सुनते ही गौरी और बिमला जी का कलेजा कांप गया और फिर बोली, लेकिन बेटी, हमारा दिया गया सामान भी तेरे घर में मौजूद नहीं था, कहीं वो भी तो
राधिका बोली, कहाँ से होता माँ, इतने शौक से तुमने मुझे घर की एक एक चीज़ें दी थी, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफ़ा, वॉशिंग मशीन, सब कुछ तो इन लोगों ने बेच खाया है। तभी सामने से राधिका का पति दीपक आता हुआ दिखा तो दोनों एकदम से सामान्य होने का नाटक करने लगी। राधिका को कुछ दिन यहीं छोड़ने के लिए बिमला जी ने उसके पति दीपक से कहा तो भी ना ही सुनने को मिला। इस बार बहाना ये था कि अगले दिन उन दोनों को दोस्त के घर डिनर पर जाना है तो राधिका फिर कभी आ जाएगी। तभी दिवाकर जी ने अपनी जेब में से एक नया मोबाइल निकाला जो उन्होंने राधिका के लिए खरीदा था और उसे देते हुए बोले, जब दिल करे बात कर लेना। चलो राधिका, देर हो रही है, दीपक ने कहा और उसी रात वे लोग घर वापस चले गए। लेकिन राधिका ने अभी अभी अपने ससुराल के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सुनकर बिमला जी को चैन नहीं आ रहा था। काश एक जादू की छड़ी होती मेरे पास जिससे मैं अपनी बेटी की जिंदगी की राह में आने वाले सारे दुख रूपी कांटों को बटोर लेती और उसकी राह में खुशियों के फूल बिखेर देती। कहते हुए बिमला जी फूट फूट कर रो पड़ी। परंतु दूसरी ओर दिवाकर जी को इस बात की तसल्ली भी थी कि अब कम से कम राधिका अपने मायके में फ़ोन तो कर पाएगी। लेकिन जिस बात का बिमला जी को डर था वही हुआ। राधिका का फ़ोन भी उसके पति ने ये कहकर छीन लिया कि तुम इसका क्या करोगी, ये लेटेस्ट डिज़ाइन का मोबाइल मेरे लिए ठीक रहेगा। वैसे भी मुझे नए मोबाइल की ज़रूरत थी, तुम्हें अपने मायके में बात करनी होगी तो माँ से फ़ोन ले लेना। कुछ दिनों बाद किसी याचक की तरह उसने अपनी सासू माँ से मोबाइल मांगा तो सास ने तिरछी नज़र से उसे ऐसे देखा कि राधिका का लगभग आधा खून सूख गया। चुप करके वो वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। राधिका पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। कभी खाना बनाने में जरा सी भी देर हो जाए तो उसका पति ही आसपास पड़ी कोई भी चीज़ उठाकर उस पर दे मारता। कोई कांच की वस्तु उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई तो ननंद भी उसकी बाजू मरोड़ने में देर नहीं करती थी। एक दिन दीपक का मोबाइल कमरे में पड़ा देखकर राधिका ने अपने माता पिता को फ़ोन लगाने की कोशिश की। तभी दीपक कमरे में आया और राधिका के गाल पर खींचकर 2 तमाचे जड़ दिए। फिर उसका मुंह दबोचकर चिल्ला पड़ा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बिना मुझसे पूछे मेरा मोबाइल इस्तेमाल करने की? आइंदा मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुरी तरह से सहम गई थी राधिका। एक बार फिर ससुराल की कैद में से जैसे तैसे कुछ देर के लिए बाहर निकलकर राधिका ने अपने घर पर फ़ोन किया। गौरी ने फ़ोन उठाया तो राधिका ने रोते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया। अब और सहन नहीं होता गौरी, पापा को बोल मुझे इस नरक से निकाल कर ले जाए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। कहते हुए राधिका फपक कर रो पड़ी। बिमला जी और दिवाकर जी उस समय बाजार गए हुए थे। जैसे ही वो घर लौटे तो गौरी बोली, क्यों माँ, जब राधिका दीदी कॉलेज जाती थी तो आपको उनकी सुरक्षा की बहुत चिंता रहती थी ना। एक बार जाकर देखो दीदी के ससुराल, उन दरिंदों के बीच क्या वो सुरक्षित है? अरे थप्पड़ तमाचे तो बहुत छोटी सी बात है, जितनी यातनाएं उन्हें वहाँ झेलनी पड़ रही है ना, वो लोग तो उन्हें जान से मारकर ही दम लेंगे। जाकर ले क्यों नहीं आते उन्हें वहाँ से? बेटी की बात सुनकर दिवाकर जी बोले, लेकिन गौरी, तेरे रिश्ते की बात चल रही है और अगर लड़के वालों को इस बात का पता लग गया कि तेरी बड़ी बहन अपने मायके आकर बैठी है तो इस घर से रिश्ता हरगिज़ नहीं जोड़ेंगे। वो तो क्या, कोई भी हमारे साथ रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करेगा। वो तो यही सोचेंगे ना कि माँ बाप की परवरिश में ही कमी थी। नहीं पापा, एक बेटी की शादी के लिए क्या आप दूसरी बेटी की बलि दे देंगे? और वैसे भी दीदी का हाल देखकर तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती। बेटी का हाल जानकर बिमला जी बोली, आप मेरी बेटी को अभी की अभी उसके ससुराल से वापस ले आइए। अगर वे लोग ना भेजें तो ज़बरदस्ती लेकर आ जाओ,
लेकिन झूठी मान मर्यादा के नाम पर मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकती। तभी दिवाकर जी बोले, बिमला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ दिनों में जब राधिका की गोद में एक नन्हा मुन्ना खेल रहा होगा तो ससुराल में उसकी जगह अपने आप बन जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। और अगर तब भी वे लोग ना सुधरे तो मैं जात बिरादरी के लोगों को उनके घर पर इकट्ठा करूँगा। समाज में अपनी बेइज्जती होते देख उन्हें अपना व्यवहार तो बदलना ही पड़ेगा। उस समय मामला शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राधिका ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी पैदा करने के बाद ससुराल वालों की नज़र में वो और भी अधिक गुनहगार बन बैठी। अब आए दिन उसकी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने की धमकी देने लगती। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपने पापा से कहकर तुरंत पैसों का इंतज़ाम करवाओ। राधिका की सास बोली तो राधिका ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, उनके पास अब और पैसे नहीं है। अच्छा मकान तो है तेरे पापा के पास, उसे बेचकर ही पैसे जुटा ले। इतना तो एक पिता अपनी बेटी के लिए कर ही सकता है। सासू माँ के इतना कहने पर राधिका बोल उठी, माँ जी, बेटी तो आपकी भी है, क्या आप उसके ससुराल वालों को इतना पैसा देंगे? इतना कहने भर की देर थी कि दीपक ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा राधिका की गाल पर रसीद कर दिया। बेशरम, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ से जबान लड़ाती है। सिर घूम गया था राधिका का। तभी उसकी सासू माँ बोली, अब खड़ी खड़ी हमारा चेहरा ही देखती रहेगी क्या? जाकर चाय बनाकर ला। थोड़ी देर में जैसे ही राधिका चाय की ट्रे लेकर कमरे के अंदर आने लगी तो उसके कानों में अपने पति और सास की कुछ बातें सुनाई पड़ी। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही। अंदर से आवाज़ आई, इस बार अगर मानती है तो ठीक, नहीं तो पहले इसकी बेटी को ठिकाने लगा, उसके बाद इस महारानी को। दूसरी शादी में हम खूब दहेज लेंगे। सुनते ही राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर चकराने लगा था उसका। फिर जैसे तैसे स्वयं को संभालते हुए वो अंदर आई और सबको चाय देने लगी। अगले दिन जब राधिका की सास अपने कमरे में सो रही थी और घर के बाकी सदस्य नदारद थे तो राधिका चुपके से घर से बाहर निकली और किसी से मोबाइल मांगकर अपनी माँ को फ़ोन कर दिया और कहा, माँ, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। आज ही मैं अपनी बेटी को लेकर दिल्ली पहुँच रही हूँ। बस इतना जानने के लिए फ़ोन किया है कि क्या मेरे इस फैसले में मेरे माता पिता मेरे साथ है या नहीं। लेकिन बेटी, क्या हुआ? साफ साफ बता। माँ, ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि अब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। अब तक तो ये लोग मेरे साथ जो कर रहे थे सो कर रहे थे, लेकिन अब बात मेरी बेटी पर आ पड़ी है और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि क्या मैं अपने घर वापस आ सकती हूँ। बिमला जी बोली, लेकिन बेटी, आज तेरी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बस कुछ ही देर में पहुँचते होंगे। उनके जाने के बाद मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। ठीक है माँ, हताशा भरे शवर में राधिका बोली और फ़ोन रख दिया। और आधी रात को राधिका के ससुराल से गायब होने की खबर आ गई। बिस्तर पर लेटी बिमला जी को एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है। दिवाकर जी पड़ोस में रहने वाले अपने दोस्त से सलाह लेने निकल गए कि आखिर किया क्या जाए। इधर गौरी राधिका की सहेलियों को फ़ोन करके राधिका के बारे में पूछ रही थी। तभी बिमला जी अपने कमरे की दीवार पर लगी राधिका की तस्वीरों को एक एक करके देखने लगी। 2 साल की हंसती खिलखिलाती नन्ही सी राधिका, कंधे पर बस्ता लटकाए स्कूल जाती चुलबुली सी राधिका, कुछ कर दिखाने का जुनून पालने वाली कॉलेज गर्ल राधिका, आंखों में ढेर सारे सपने सजाए दुल्हन बनी राधिका। फिर सहसा उनकी आंखों में एक अनदेखी तस्वीर अनायासा ही उभर आई। ऊंचे पुल से नहर में छलांग लगाती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तू कहाँ है मेरी बच्ची, किस हाल में है, कितने लाचार हो गई हूँ आज मैं। बिमला जी का हृदय चित्कार उठा था।
उसी समय फ़ोन की घंटी बज उठी, जिसे सुनते ही विमला जी की सांस अधर में अटक गई। आज इतना साहस उनमें नहीं था कि वो फ़ोन उठाकर अपनी बेटी के बारे में कोई बुरी खबर सुन सके। तभी गौरी बिना देर किए दौड़ती हुई अंदर आई और फ़ोन उठाकर कांपती आवाज़ में बोली, हेलो। तो दूसरी ओर से किसी व्यक्ति ने कोई संदेश दिया। फ़ोन सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे और फ़ोन रखकर अपना माथा पकड़कर जोर जोर से रो पड़ी। अभी तक दिवाकर जी भी घर आ चुके थे। विमला जी और दिवाकर जी उसकी हालत देखकर अंदर तक सिहर उठे थे। किसका फ़ोन था? विमला जी ने अपने रुंधे गले से बड़ी मुश्किल से पूछा, लेकिन गौरी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बेटी, कुछ तो बता, किसका फ़ोन था? सब कुछ जाहिर होते हुए भी दिवाकर जी बेसब्री से बोले। तभी गौरी अपनी मम्मी पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भगवान ने हमारी सुन ली। पापा, दीदी बिल्कुल ठीक है। क्या तू सच कह रही है बेटी? विमला जी के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हाँ माँ, दीदी कल शाम को ही गुड़िया को लेकर महिला आयोग के पास पहुंच गई थी। वहाँ दीदी बिल्कुल सही सलामत है और आयोग की मदद से उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। यही बताने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था ताकि हम उनकी चिंता ना करें। ये बात सुनते ही दिवाकर जी जल्दी से उठे और जैसे ही घर के बाहर निकलने लगे तो विमला जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? अपनी बेटी राधिका को अपने घर लाने। भगवान ने हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया है और इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता। समाज वाले चाहे कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर दिवाकर जी घर से चले गए और दोपहर को अपनी लाडली बेटी और नातिन को लेकर घर लौटे। अपनी बेटी राधिका की हालत देखकर विमला जी उसके गले लगकर खूब रोई। तभी दिवाकर जी के पास एक फ़ोन आया। मुबारक हो दिवाकर जी, लड़के वालों को आपकी बेटी गौरी पसंद है। तभी दिवाकर जी बोले, लेकिन हम अभी गौरी की शादी करना नहीं चाहते। मैं अब अपनी बेटियों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसा कहकर दिवाकर जी ने फ़ोन रख दिया। विमला जी और उनकी दोनों बेटियां बड़ी हैरानी से दिवाकर जी की ओर देख रही थी। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दिवाकर जी बोले, और राधिका बेटी, तुम भी अपनी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दो। मैं अपनी दोनों बेटियों को इस समाज में शान से सर उठाकर चलते हुए देखना चाहता हूँ। दिवाकर जी का इतना कहने की देर थी कि दोनों बेटियां मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। 6 महीने बाद राधिका का दीपक से तलाक भी हो गया। राधिका जी जान से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। आज तलाक के 4 साल के बाद वही दीपक जो कभी अपनी पत्नी को दहेज के लिए उत्पीड़ित किया करता था, आज अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहा था। उसकी बहन के साथ उसके ससुराल वाले बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा कभी राधिका के साथ उसके ससुराल में किया जाता था। बहन के ससुराल वालों के खिलाफ अर्जी लगाकर जब दीपक अपनी माँ और बहन को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा तो उस समय एसपी साहब ऑफिस में नहीं थे। दीपक की माँ और बहन वहीं कुर्सी पर बैठ गए और दीपक ने अपनी अर्जी सामने टेबल पर रख दी। थोड़ी देर में एसपी की वर्दी में एक महिला तेज कदमों के साथ चलती हुई आई और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उस महिला को देखकर दीपक की तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि एसपी की कुर्सी पर बैठी वो महिला कोई और नहीं, उसकी पूर्व पत्नी राधिका थी। राधिका ने भी उसे पहचान लिया था। उसने एक नज़र उठाकर उन लोगों की ओर देखा। दीपक की बहन के चेहरे और शरीर पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। उसे देखते ही राधिका को अपना समय याद आ गया। आंखों से आंसू निकलने को बेताब हो उठे, लेकिन फिर खुद को संयत करते हुए राधिका ने किसी अनजान की तरह अपने टेबल पर रखा वो पेपर उठाया और पढ़ने लगी। इधर दीपक की माँ
और बहन की ऐसी हालत हो रही थी जैसे काटो तो खून नहीं। तभी राधिका बोली, दहेज का केस है, मारा पीटा जाता है तुम्हारी बहन को और मायके से पैसे लेने को भी बोला जाता है। ये सारी बातें तो आजकल आए दिन सुनने को मिलती है, क्यों मिस्टर दीपक? राधिका ने दीपक की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तो दीपक पसीने से तरबतर हो गया। शर्मिंदगी के कारण नज़रें झुकाए वे लोग वहाँ से उठकर चल दिए। पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें पीछे से आवाज़ दी, लेकिन वे मुड़कर वापस नहीं आए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें।